हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम में भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में मिंटो मॉर्ले सुधार एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1905 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो भारत का वाइसराय बनकर आता है और उस समय लॉर्ड मॉर्ले भारत मंत्री था। जिस समय लॉर्ड मिंटो आता है वाइसराय बनकर 1905 में, तो उस समय लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो भारत के मंत्री थे और दोनों उदार दल के थे। वे भारत की समस्याओं से परिचित थे और इसका कोई समुचित हल निकालने के लिए कृत संकल्प था। तो उन्हें भारत की समस्याओं से वो लोग परिचित थे और वो उसका समुचित हल निकालना चाहते थे। उनके प्रयत्नों के फल स्वरूप ही 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। तो उन्हीं के प्रयत्नों से, लॉर्ड मॉर्ले और मिंटो के प्रयत्नों से ही 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, पारित किया गया। और इसके जन्मदाता थे मिंटो और मॉर्ले, इसलिए उन्हीं के नाम पर मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब इसके प्रमुख कारण क्या थे वो हम देखेंगे। अब हम मॉर्ले मिंटो सुधार के प्रमुख कारण क्या थे वो देखेंगे। तो सबसे पहला कारण है 1892 ईस्वी के सुधार से असंतोष। तो 1892 ईस्वी के अधिनियम में जो राष्ट्रवादी थे और उग्रवादी थे वो खुश नहीं थे और विधान परिषदों के गठन और कार्य भारतीय जनमत के प्रतिकूल थे। इसलिए वो इस सुधार, जो 1892 ईस्वी का सुधार किया गया था, वो इससे प्रसन्न नहीं थे। दूसरा है दुर्भिक्ष और महामारी का प्रकोप। तो अंग्रेज़ी शासन के दौरान भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया था और इसमें भयंकर अकाल और महामारी ने आग में घी का काम किया। और इसी तरह ये भी एक प्रमुख कारण बनता है कि दुर्भिक्ष और महामारी भी एक प्रमुख कारण था इस अधिनियम को पारित करने में। तीसरा है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। तो कांग्रेस द्वारा 1905 में जैसे बंगाल विभाजन किया जाता है, उसका कलकत्ता निगम अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सब पारित करने के बाद लोगों में आक्रोश रहता है और वो लोग कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों से परेशान हो जाते हैं। ये भी एक प्रमुख कारण है। चौथा है वैदेशिक घटनाओं का प्रभाव। तो इस अवधि में कुछ वैदेशिक घटना भी होती है जो भारतीयों को काफ़ी प्रभावित करती है। जैसे 1896 ईस्वी में छोटे से अबसीनिया ने इटली और 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया था, जिससे भारतीय भी प्रभावित होते हैं और उन्हें इससे प्रेरणा मिलती है। इन वैदेशिक घटनाओं से उन्हें प्रेरणा मिलती है। पांचवा है आर्थिक दुर्दशा। तो आर्थिक दुर्दशा होने के कारण भी बहुत से ऐसे आर्थिक जो उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, जैसे भू राजस्व कर बढ़ रहा था, उपनिवेशीकरण विधेयक, ये सब के कारण ये लोग बहुत ही परेशान थे, भारतीय बहुत ही परेशान थे। इसलिए ये भी एक प्रमुख कारण है कि आर्थिक दुर्दशा के कारण भी इस अधिनियम को पारित किया गया। प्रेस द्वारा संचार, ये भी एक कारण था। फिर है कांग्रेस की मांग। तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया जाता है बनारस में, और कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का जोरदार विरोध किया था और स्वदेशी आंदोलन का स्वागत किया था। तो इसी तरह से ये उपनिवेश जो थे ये अंग्रेज़ी साम्राज्य के खिलाफ थे और इसी तरह कांग्रेस भी मांग करता जा रहा था कि बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाए। फिर आठवां है सांप्रदायिकता का जन्म। तो भारतीय राष्ट्रवाद के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार ने केवल कांग्रेस के नरमपंथियों और उग्रपंथियों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, अपितु यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया। तो सांप्रदायिकता का जन्म का मतलब है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों दोनों के बीच में फूट डाली जा रही थी और उग्रवादियों और उदारवादियों में भी फूट डाली जा रही थी, जिसके वजह से सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। तो ये सारे प्रमुख कारण हैं जो इस अधिनियम को पारित कर
पारित करने में सहायक थे। तो अब हम आगे देखेंगे उसके कुछ इस अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान। तो ये कुछ मुख्य मौलिक मिंटो सुधार के प्रावधान हैं। तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी जाती है इस अधिनियम में। केंद्र परिषद की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया जाता है और प्रांतीय विधान परिषदों में संख्या एक समान नहीं रहती है। तो केंद्र परिषद में क्या होता है कि 16 से बढ़कर 60 कर दिया जाता है संख्या, और प्रांतीय विधान परिषदों में क्या होता है कि संख्या एक समान नहीं रहती है। केंद्र परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। तो केंद्र परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दे दी गई। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया भी इस अधिनियम द्वारा शुरू कर दी गई। इस अधिनियम से केंद्र और प्रांतीय स्तर में विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा भी बढ़ जाता है। तो इस अधिनियम में केंद्र और प्रांतीय स्तर का जो चर्चा और कार्य था उसका दायरा बढ़ा दिया जाता है। जैसे अब हम उदाहरण के लिए देखेंगे तो बजट में पूरक प्रश्न पूछना भी मतलब उसे अनुमति दे दी गई कि बजट में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा है बजट पर संकल्प रखना, ये भी प्रावधान लागू कर दिया गया, परंतु वायसराय उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। प्रश्नों के पूछे जाने पर भी वायसराय को उत्तर देने के लिए बाध्य वो नहीं था। अब आगे देखेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। तो ऐसा पहली बार किसी अधिनियम में हुआ था जहां पर भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद में एक साथ काम करने का और एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था और इस अधिनियम में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर भी मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो इस बार प्रथम बार ऐसा हुआ कि निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते थे। तो मुस्लिम उम्मीदवार जितने भी थे उनके लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकते थे। मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में अधिक प्रतिनिधियों को भेजने की व्याख्या की गई थी। तो इस अधिनियम में मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर केंद्र और प्रांतीय परिषद में अधिक प्रतिनिधि भेजने के लिए व्यवस्था की गई थी कि वो अपने प्रतिनिधि जितना हो सके अधिक भेज सकें। मुस्लिम व्यक्तियों के लिए वोट डालने के लिए आय की योग्यता भी हिंदुओं से कम रखी गई। तो मुस्लिम व्यक्तियों के लिए जो वोट डालने के लिए जो योग्यता थी, आय की योग्यता, उसे भी हिंदुओं की अपेक्षा कम ही रखा गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। तो इस तरह यह अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करती है और इसी कारण लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। इसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और ज़मींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। तो इसमें जितने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय थे, ज़मींदार थे, उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। तो इस अधिनियम का निष्कर्ष हम देखेंगे। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि
वास्तव में तो सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों का लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी। जिस तरह लोगों का राष्ट्रवाद का उफान बढ़ रहा था, उसे रोकने के लिए क्या किया गया कि नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर इस राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी सरकार। और सरकार ने मुस्लिम लीग और नरमपंथियों के तुष्टीकरण को राष्ट्रवाद के विरुद्ध मजबूत हथियार के तौर पर आजमाना चाहा और वे उसमें कुछ हद तक सफल रहे। जिस तरह मुस्लिम लीग और नरमपंथियों को कुछ लालच देकर उन्हें राज़ी करवा लिया गया इस अधिनियम के लिए, और लेकिन इसका क्या रिज़ल्ट रहा कि राष्ट्रवाद के विरुद्ध मजबूत हथियार अंग्रेज़ी साम्राज्य ने बना लिया और इसमें वो कुछ हद तक सफल रहे। 1909 के सुधारों से जनता को नाम मात्र के सुधार ही प्राप्त हुए। इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि शासन का उत्तरदायित्व एक वर्ग को और शक्ति दूसरे वर्ग को सौंपी गई। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि एक वर्ग को शासन का उत्तरदायित्व था, एक वर्ग को शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और दूसरे वर्ग को शक्ति थी। और इस तरह सबसे बड़ी यह विडंबना थी कि एक वर्ग को शासन सौंपा गया और दूसरे वर्ग को शक्ति। ऐसी परिस्थितियां बढ़ गई कि विधानमंडल और कार्यकारिणी के मध्य करवाहट बढ़ गई। तो विधानमंडल और कार्यकारिणी के मध्य करवाहट आ जाती है और भारतीयों और सरकार में आपसी संबंध और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था और उन्हें कुछ और ही मिला और यह सफल नहीं हो पाता है। तो हमारा मॉडल मिंटो सुधार यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।